गढ़वाल के पवार वंश के शासन में हमने लेक्चर 14 में प्रदीप शाह तक कवर किया था और उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे ललित शाह से, क्योंकि प्रदीप शाह के बाद गद्दी संभालता है ललित शाह 1772 में। जैसे ही ललित शाह सत्ता संभालता है पवार वंश की, कुमाऊं में उस समय आपको याद होगा चंद वंश के शासकों का शासन था और इन चंद वंश के शासन में एक दीवान था हर्षदेव जोशी। ये हर्षदेव जोशी ललित शाह को आमंत्रण देता है कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए और ललित शाह हर्षदेव जोशी के कहने पर, कोई भी राजा होता है लालच तो होता ही साम्राज्य बढ़ाने का, हर्षदेव जोशी के आमंत्रण पर कह सकते हो आप, आमंत्रण पर कुमाऊं पर आक्रमण कर देता है। कुमाऊं पर आक्रमण करके चंद शासकों को सत्ता से हटा देता है और कुमाऊं को फिर ये पवार वंश के अधीन कर लेता है और फिर यहाँ का जो शासक रहते बनाता है, ये कुमाऊं का शासक ये बनाता है अपने बेटे प्रद्युम्न शाह को। अब दिक्कत यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि ललित शाह का कोई एक बेटा नहीं था, इसके 3 बेटे थे, 3 पुत्र कह सकते हैं सही भाषा में। सबसे बड़ा बेटा था इसका नाम था जयकृत शाह और बीच वाला बेटा था प्रद्युम्न शाह, जिसको इसने कुमाऊं का शासक बनाया, और एक सबसे छोटा बेटा उसका नाम था पराक्रम शाह। अब जैसे ही ये कुमाऊं पर प्रद्युम्न शाह को बिठाता है ललित शाह, बाकी ये दोनों बेटे जो हैं इसके, ये प्रद्युम्न शाह से चुनना शुरू हो जाते हैं, उनको जलन शुरू हो जाती है। वह तलाक की बाद में ललित शाह की जब मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो ललित शाह के बाद जयकृत शाह ही संभालता है गढ़वाल की सत्ता। लेकिन फिर भी क्योंकि ये अपने आप में पहले से ईर्ष्या से पहले ही जल रहा था, तो ये अपने आप में क्या होता है, बहुत कुशल शासक बन नहीं पाता है और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं उसके। तो ये बेसिकली आंतरिक कलेश के कारण घर परिवार से दुखी होकर ये जयकृत शाह चला जाता है और देवप्रयाग में कहीं जाकर इसकी डेथ हो जाती है। तो पुनः 1786 में फिर प्रद्युम्न शाह को आके संभालनी पड़ती है सत्ता, इसकी गढ़वाल की। तो प्रद्युम्न शाह 1786 में वापस आता है गढ़वाल की गद्दी पे और 1786 से फिर ये गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को संभालता है कौन, प्रद्युम्न शाह। बट यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, अब इस दिक्कत पैदा करता है इसका छोटा भाई, क्योंकि प्रद्युम्न शाह आ तो गया शासन करने, लेकिन यहाँ पे इसका जो छोटा भाई था पराक्रम शाह, इसको ये चीज़ रास नहीं आती है। तो ये पराक्रम शाह क्या करता है, आंतरिक षड्यंत्र शुरू कर देता है, आंतरिक षड्यंत्र। और इस आंतरिक षड्यंत्र का फायदा कौन उठाता है, इसका फायदा उठाते हैं गोरखा। उन्हें कैसे पता चलता है गोरखा को कि आंतरिक षड्यंत्र ये हो रहा है यहाँ पे, ये कौन, ये देशद्रोही जो है हर्षदेव जोशी, सबसे गिरा हुआ स्वार्थी नीच इंसान, ये लेटर पत्रों के द्वारा ये गोरखा को बताता रहता है कि किस तरह से प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह के बीच में आपसी मतभेद चल रहा है और किस तरह से इनके राज्य में फूट पड़ी हुई है। तो इस चीज़ का फायदा उठाकर 1791 में गोरखा गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं और लंगूरगढ़ एक जगह पड़ती है अल्मोड़ा के पास में, वहाँ पे डेरा जमा लेते हैं, क्योंकि वहाँ से आगे बढ़ नहीं पाते ये। और यहाँ पे कुछ महीनों तक यहाँ पे प्रद्युम्न शाह की सेना और गोरखा के बीच में युद्ध चलता है। बट होता क्या है कि इसी टाइम पे नेपाल पर चीन की सेना आक्रमण कर देती है और फिर ये गोरखा 2 तरफा युद्ध में फंस जाते हैं। और अब ये अगर ज़्यादा समय तक लंगूरगढ़ रुकते तो ये नेपाल खो बैठे थे, इसलिए ये नेपाल को खोने के डर से क्या करते हैं, फटाफट प्रद्युम्न शाह के साथ संधि करते हैं और प्रद्युम्न शाह भी समझदार दिखाकर संधि कर लेता है और ये तय होता है कि प्रद्युम्न शाह गोरखाओं को हर साल 25,000 रुपये देगा, जिससे कि ये दोबारा इस पर आक्रमण ना करें। बट ऐसा होता नहीं है। फिर ये मानते नहीं, अपनी आदत से मजबूर नहीं आते, क्योंकि जब ये वापस जाकर नेपाल पर अधिकार जमा लेते हैं, चीन की सेना को वापस भेज देते हैं। इसीलिए होता है कि 1804 में गोरखा और चीन इनके बीच में एक संधि हो जाती है। तो अब गोरखा निश्चिंत है कि चीन इन पर आक्रमण नहीं करेगा नेपाल पर। तो फिर क्या करते हैं, गोरखा 1804 में फिर दोबारा आक्रमण करते हैं कुमाऊं पर, फिर दोबारा उत्तराखंड कह सकते हैं, उत्तराखंड पर आक्रमण करते हैं। और इस बार क्या होता है, प्रद्युम्न शाह की हार होती है और प्रद्युम्न शाह को जान बचाकर भागना पड़ता है और ये भागकर पहुंचते हैं सहारनपुर। और सहारनपुर में फिर ये एक गुर्जर राजा होता है, गुर्जर शासक या गुर्जर राजा,
इसकी सहायता से ये कौन, प्रद्युम्न शाह, फिर एक सेना, इसकी सहायता से फिर एक सेना तैयार करते हैं। कौन तैयार कर रहे हैं, प्रद्युम्न शाह तैयार करते हैं। और फिर दोबारा इसको पूरी डेट भी लिख देते हैं इसमें, 14 मई 1804। ये डेट याद रखना क्योंकि ये डेट पूछी जा सकती है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भी। ठीक है, 14 मई 1804 में देहरादून के पास में एक जगह पड़ती है खुड़बुड़ा, खुड़बुड़ा देहरादून। इस खुड़बुड़ा के मैदान में फिर प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं का फिर आमना सामना होता है और इस युद्ध में प्रद्युम्न शाह शहीद हो जाते हैं, मतलब हार जाते हैं युद्ध। और फिर इस तरह से क्या होता है, इस युद्ध की वजह से पूरे गढ़वाल और कुमाऊं रीजन पर गोरखाओं का शासन हो जाता है। तो गोरखा अब क्या करते हैं, पूर्ण सत्ता स्थापित कर लेते हैं अपनी। सिर्फ किसकी वजह से, इस कमीने हर्षदेव जोशी की वजह से, इस देशद्रोही की वजह से। ठीक है, बाकी और भी रीजन थे और कुछ बेवकूफ़ भाइयों की वजह से। कौन थे बेवकूफ़ भाई, ये जयकृत शाह, पराक्रम शाह, ये बेवकूफ़। ठीक है, बस अब क्या हुआ, अब तो गोरखाओं का राज शुरू होता है। गोरख्याली जिसको कहते हैं, सबसे अन्याय और अत्याचारपूर्ण राज शासन करते हैं गोरखा। और इस समय क्या होता है, प्रद्युम्न शाह के दो बेटे होते हैं, एक होता है कीर्तिमान शाह और दूसरा होता है सुदर्शन शाह। कीर्तिमानी प्रीतम शाह होता है, सॉरी। तो प्रीतम शाह को तो गोरखा बंदी बनाकर ये भेज देते हैं काठमांडू, और एक बच जाता है सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह करता है, ये बच बचाकर हरिद्वार में फिर कोशिश करता है अपने गढ़वाल रीजन को दोबारा पाने की। और क्योंकि अकेले तो ये कर नहीं सकता ये चीज़, तो मजबूरी में ये क्या करता है, अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाता है। और अंग्रेज, आपको पता है अंग्रेज तो मौका तलाश से बैठे थे। ठीक है, और अंग्रेज फ्री में तो कुछ करते नहीं है, तो ये क्या करता है, अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाता है। और अंग्रेज ये तय करते हैं, उस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था, उस समय का गवर्नर जनरल वो था लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग क्या करता है, अपनी एक सेना भेजता है और सेना की सहायता से फिर गोरखा पराजित होते हैं, या गोरखाओं को गढ़वाल और कुमाऊं रीजन से, कुमाऊं से वापस जाना पड़ता है। लेकिन इसके बदले में बहुत बड़ी रकम वसूलते हैं अंग्रेज। होता क्या है, तो फिर दोबारा जब ये गोरखा वापस हो जाते हैं तो 1815 में सुदर्शन शाह के अंडर फिर पुनः सत्ता स्थापित होती है पवार वंश की। पुनः पवार वंश आता है, पुनः पवार वंश की गढ़वाल पर सत्ता आ जाती है। लेकिन ये पहले वाला गढ़वाल नहीं है, ये गढ़वाल सत्ता शुरू तो हो गई, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या तय किया था, अंग्रेजों ने तय किया था अगर ये युद्ध जीतते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा का मतलब गढ़वाल रीजन में एक नदी बहती है, आपको याद होगा कौन सी नदी है, अलकनंदा। तो इन्होंने बोला कि अलकनंदा के जो पूर्वी हिस्सा है और साथ में देहरादून वाला जो रीजन है, ये आपको हमें देना पड़ेगा। तो बेसिकली होता क्या है, गढ़वाल का एक बड़ा हिस्सा कहाँ आ जाता है, अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। तो ये हिस्सा ले लेते हैं अंग्रेज, पहली शर्त अंग्रेजों की। दूसरी शर्त, अब गढ़वाल का रीजन सिमटकर सिर्फ रह जाता है टेहरी के आसपास का, इसलिए यहां से शुरू होता है टेहरी राज्य का नाम। ठीक है, और यहां भी अंग्रेज क्या करते हैं, एक शर्त रखते हैं कि आपके दरबार में एक अंग्रेजी कमिश्नर रहेगा, कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। और कमिश्नर की नियुक्ति का मतलब है कि ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है अंग्रेजों का। इसका मतलब है कि सुदर्शन शाह जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे बाहरी राज्यों के साथ में या आसपास के शासकों के साथ में या आंतरिक एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन संबंधी, वो कमिश्नर के संज्ञान में रखते हुए लेंगे। इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से अब ये टिहरी जो शासक था सुदर्शन शाह, ये अंग्रेजों के हिसाब से शासन कर रहा था। सत्ता तो मिल गई बट पहले वाला गढ़वाल ये नहीं रहा। ठीक है, तो ये 3 शर्तें हुई और 3 शर्तों में बहुत बड़ा हिस्सा ये खो बैठे। लेकिन ये
प्लस पॉइंट सिर्फ इतना हुआ कि ये गोरखाओं से मुक्ति पाली। कम से कम गोरखाओं के जैसा आतंक वाला शासन नहीं था अंग्रेजों का, सबसे मेन चीज़। तो सुदर्शन शाह के बाद कई सारे शासक आते हैं, जिसमें एक आता है प्रताप शाह। और प्रताप शाह जो नगर बसाता है उसका नाम है प्रताप नगर, इसलिए इसका नाम मैंने बताया आपको। प्रताप शाह के बाद एक मुख्य शासक आता है जिसका नाम है कीर्ति शाह। कीर्ति शाह इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कीर्ति शाह का पहला पॉइंट यह है क्योंकि ये नाबालिग था कीर्ति शाह, और ये अपनी माँ के संरक्षण में गद्दी पे बैठा था, माँ के संरक्षण में। और इसकी माँ का नाम था गुलेरिया। तो अगर आपसे पूछा जाए गुलेरिया रानी के संरक्षण में कौन शासक था, तो वो था कीर्ति शाह, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये बैठा था लगभग 1886 में गद्दी पे। 1886 से लगभग 1898 तक इसने शासन किया, और अंग्रेजों ने इसने कई उपाधियां दी, इनको कई सारी अंग्रेजी उपाधियां मिली। उन उपाधियों के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है। पहली उपाधि थी कंपेनियन ऑफ इंडिया, कंपेनियन ऑफ इंडिया। दूसरी उपाधि थी इनको नाइट कमांडर की, नाइट कमांडर। तो ये उपाधियां इनको मिली कीर्ति शाह को। साथ ही साथ कीर्ति शाह के बारे में कहा जाता है जब ये इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड में इन्हें 11 तोपों की सलामी दी गई थी, 11 तोपों की सलामी। अंग्रेज काफ़ी खुश थे, इससे पता चलता है ना। इसके अलावा कीर्ति शाह ने काफ़ी जनहित वाले काम भी किए थे, ऐसा नहीं है। जनहित में इन्होंने जैसे कृषि बैंक की स्थापना करना, कृषि बैंक की स्थापना करना, स्कूल को खुलवाना, संस्कृत विद्यालय को खुलवाना, संस्कृत विद्यालय। तो ऐसे कई सारे काम किए थे इन्होंने। और सबसे मेन काम जो था कीर्ति शाह का वो था इन्होंने एक हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया था, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार। तो मतलब काफ़ी साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले भी थे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। हिंदी टाइपराइटर का एक और पॉइंट है इसमें, एक स्वामी रामतीर्थ का नाम आता है, स्वामी रामतीर्थ। स्वामी रामतीर्थ को इन्होंने जापान भेजा था अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आते हैं, स्वामी रामतीर्थ को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, में भाग लेने के लिए जापान भेजा था। ये भी पूछा जा सकता है कि किस शासक ने, गढ़वाल वंश के किस शासक ने, यानी कि कीर्ति शाह ने स्वामी रामतीर्थ को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान भेजा था। तो ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद कीर्ति शाह के बाद शासन आता है नरेंद्र शाह का, नरेंद्र शाह। इसीलिए कहने को तो गढ़वाल के पवार वंश के शासक हैं, बट अब डायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज ही शासन कर रहे हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ा प्रमुख डिसीजन ये ले नहीं सकते अपने आप। कुमाऊं कमिश्नर या गढ़वाल कमिश्नर या उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड के कंट्रोल करने वाला ही कमिश्नर बैठा हुआ है अंग्रेजों का यहाँ पे, इनके दरबार में। नरेंद्र शाह के 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। लगभग 1913 का समय है ये, और आपको याद होगा 1913 में आज़ादी का आंदोलन भी शुरू हो चुका है, तो वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। नरेंद्र शाह का पहला पॉइंट यह है कि इन्होंने एक नरेंद्र नगर का निर्माण करवाया था, नरेंद्र नगर बसाया था इन्होंने, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, अंग्रेजों ने इनको भी कई उपाधियाँ दी थी, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि इनको मिली थी अंग्रेजों के द्वारा, सर की उपाधि इनको मिली थी, और एक और उपाधि मिली थी इनको KCSI, पता नहीं क्या उपाधि जो भी होगी, नाइट कमांडर लग रहा है मुझे तो, ठीक है। तो ये सारी क्या थी, उपाधियाँ थी जो इनको अंग्रेजों से मिली, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब इनके बाद जो नरेंद्र शाह के बाद जो शासक आते हैं वो आते हैं मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह के बारे में इंपॉर्टेंट आपको याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अंतिम शासक थे गढ़वाल के पवार वंश के, अंतिम शासक। तो मानवेंद्र शाह अंतिम शासक है, ना कि मोहन शाह। ऑप्शन में कई बार आप देखोगे जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आपको मिलेगा वहाँ पे एक मोहन शाह का भी नाम होगा। तो मोहन शाह इससे पहले शासन कर चुके थे, कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में है नहीं, तो याद रखना मोहन शाह नहीं है, ठीक है। कौन है, मानवेंद्र शाह है, इतना ध्यान रखना है। मानवेंद्र शाह अंतिम शासक थे, और जब ये बने मानवेंद्र शाह, ये बने थे लगभग 1946 में, और जिस समय देश आज़ाद होने वाला था। तो इनके टाइम पे जैसे 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो फिर देश, इस राज्य को देश के
देश में मिलाने की बात शुरू हो गई तो उन्होंने एक प्रजामंडल का गठन किया। जो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वहाँ पे गया था, ठीक है, वहाँ पे सारी बात हुई। तो उस बात के बाद में क्या हुआ, ये मान गए। और 1 अगस्त 1949 को, क्योंकि गढ़वाल का जो शासन था वो सिर्फ टेहरी में सिमट के रह गया था, तो टेहरी राज्य को भारत में विलय हो गया, टेहरी राज्य को भारत में मिला लिया गया। यहाँ से क्या होता है, पूरी तरह से अब कोई टेहरी राज्य नहीं, कोई चंद शासकों का कुमाऊं नहीं, अब पूरी तरह से ये भारत का हिस्सा बन गया। तो ये है आखिरी डेट जो आपको याद रखनी, 1 अगस्त 1949। ठीक है, तो ये थे गढ़वाल के पवार वंश के शासक जिनके बारे में हमने जाना। अगले लेक्चर में हम समझेंगे इनकी कुछ प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था को। तो फिलहाल के लिए इसको रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।